मैंने आपके समक्ष भारतेंदु की 3 रचनाओं का नाम लिया था। इसमें एक पर चर्चा की है मैंने, हिंदी की उन्नति पर विचार। हालांकि हिंदी की उन्नति पर वो विचार न करके पूरे तमाम भाषाओं की उन्नति पर वो जोर देते हैं। तो हिंदी के स्वभाव में जो एक व्यापकता है वो आप लक्षित कर सकते हैं। उसके अलावा भारतवर्ष की उन्नति पर विचार करके उन्होंने 1884 में बलिया में भाषण दिया था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती। क्योंकि मैंने कल चर्चा की थी कि हिंदी में जो कुछ उस समय 19वीं सदी में लिखा जा रहा था या सोचा जा रहा था, तो उस चिंता के केंद्र में भारत था। भारतेंदु ने बनारस के थे तो बनारस की उन्नति पर विचार नहीं कर रहे थे, वो भारतवर्ष की उन्नति के बारे में सोच रहे थे। हिंदी की उन्नति के साथ साथ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो। और वो कह रहे थे कि विद्या का जो सूर्य, उनकी जो पंक्ति है वो यह है, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदित हुआ, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अब तो निद्रा से चौंको। निद्रा से चौंको, चौंको का मतलब हुआ जागो, नींद तोड़ो, ये मतलब नींद तोड़ो। और ये जो बार बार भारत की उन्नति के बारे में बात करते हैं वो धोखा है। और उसी भाषा में वो कहते हैं अंधेर नगरी है, जो अंग्रेजों का जो राज है वो अंधेर नगरी है, व्यर्थ न्याय और स्वतंत्रता देने का दावा है। ये राज कर रहे हैं इसी नाम पर कि हम आपको न्याय देंगे, आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं। आप पहले पराधीन थे, जब अपने राजाओं के अधीन थे तो पराधीन थे, बात सही है। राजाओं के अधीन थे तो पराधीन थे, बादशाह के अधीन थे तो पराधीन थे, ये बात भी सही है। लेकिन आप सोचते हैं कि आपने आकर के हमें आजाद किया है, तो आप मैंने आजाद नहीं कि आपके नाम में हम पराधीन। तो व्यर्थ न्याय और आजादी देने का दावा है, और जिससे तुम्हारा विकास खुद हो सके वो काम करो। पढ़ो लिखो, किताबें पढ़ो, छापाखाना से किताबें छपवाओ, ये कह रहे हैं भारत। किताबें पढ़ो कह रहे हैं, खेलो कूदो, मतलब अपने जीवन के आयामों का विस्तार करो, ये कह रहे हैं भारत अपने भाषण में। और हिंदू मुसलमान के संदर्भ में कई लोग भारत पर हिंदू राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाते हैं कि हिंदू और राधा कृष्ण की मूर्ति के उपासक थे। हिंदू थे इसमें क्या समझे, हिंदू थे पर उनका दिल बड़ा था। नवजागरण का आंदोलन था किस लिए? दिल को बड़ा करने के लिए। पूरा का पूरा नवजागरण का आंदोलन यदि एक शब्द में कहें तो दिल को बड़ा करने का आंदोलन है, चित्त को बड़ा करने का आंदोलन है, हृदय को बड़ा करने का आंदोलन है। अपनी भाषा के दायरे से आगे बढ़ करके पूरी जातीयता के बारे में, पूरे समाज के बारे में, पूरे देश के बारे में सोचने के लिए आंदोलन है। चित्त को बड़ा करना, दिल को बड़ा करना, हृदय को बड़ा करना, यही किया नवजागरण। जितना कर सका हो। तो बहुत सारी बाधाएं थी जो पहले से, जो सामाजिक खाइयां, और 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, धार्मिक रूढ़ियां और सामाजिक खाइयां। धार्मिक रूढ़ियां को मंडूकता पैदा कर रही थी, ऑर्थोडॉक्स पैदा कर रही थी, और सामाजिक खाइयां स्त्री पुरुष के बीच भी, ऊंची जाति और निम्न जाति के बीच भी, हिंदू और मुसलमान के बीच भी। और अंग्रेज उन पुरानी सामाजिक खाइयों को मॉडर्नाइज कर रहे थे, उनको सीमेंटेड कर रहे थे, उनको और मजबूत बना रहे थे, ताकि फूट डालो और राज करो का स्वप्न उनका पूरा हो सके। ये तो बताया गया। तो भारतेंदु ने
अपने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है उस पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान क्या है, तो एक देवरानी है और एक जेठानी है। देवरानी जानते हैं किसको कहते हैं? एक घर में एक थोड़ी छोटी बहू होती है, जेठानी मतलब जो बड़ी बहू होती है। एक ही घर की दोनों बहुएं हैं, ये हिंदू और मुसलमान अलग अलग। उसी समय उर्दू नवजागरण जो हुआ था, उस उर्दू नवजागरण के जो समाज सुधारक थे या जो अगुआ थे, जो नेता थे, उनका नाम है क्या जो मालूम है आपको? सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान नाम सुना होगा कुछ लोगों ने। सैयद अहमद खान इन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था। भारतेंदु के भी खानदान वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया। लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह का नाम सुना होगा, भारतेंदु मंडल के सदस्यों में। उन्होंने भी अंग्रेजों के 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया। तो पश्चिम बंगाल के शिक्षित बुद्धिजीवी ही नहीं, हिंदी इलाके के इन लोगों ने भी साथ दिया। तो सैयद अहमद खान ने दिया, चाहते थे कि मुसलमानों को अधिक नौकरियां दो। अगर आप चाहते हो कि 1857 के बाद क्या हुआ, 1857 की घटना ने अंग्रेजों में दो तरह के परिवर्तन किए। एक परिवर्तन तो अंग्रेजों का ये परिवर्तन ये किया कि जो अंग्रेजों ने जो आखिरी सामाजिक सुधार किया वो था विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दी। विधवा पुनर्विवाह के मामले में भी जान लीजिए कि भारत में कूपमंडूकता, कठपुतलापन जिसे आप कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे आप फंडामेंटलिज्म कहते हैं, वो कितना मजबूत है उसका एक उदाहरण ये है। और मैंने बताया था कल कि विद्यासागर ने 940-45 लोगों के हस्ताक्षर से सौंपा था मेमोरेंडम, और उसके विरोध में कितना हो दादा कामदेव ने 37,000 लोगों का सौंपा। कितना कठपुतलापन रहा होगा हमारे देश में, जो कहते हैं कि विधवाएं भले आजीवन नष्ट हो जाएं लेकिन उनको पुनर्विवाह का 8 साल की उम्र में विधवा हो जाए तब भी पुनर्विवाह नहीं कर सकते, 10 साल 15 साल की उम्र में हो जाए तब भी पुनर्विवाह नहीं कर सकते। प्रताप भारतेंदु मंडल के एक सदस्य थे प्रताप नारायण मिश्र, जो कहते थे, जो आजकल बहुत प्रचलित है, जानते हैं आप, वो था कि जपो निरंतर एक जवान, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। अभी कितना बुरा नारा था, कितनी बुरी बात थी। हिंदू को जोड़ दिया हिंदी से, हिंदू को जोड़ दिया हिंदुस्तान से। जो आज कल आप देख सकते हैं, जो आप कल चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी ही तो हिंदुस्तान नहीं है, हिंदू ही तो हिंदुस्तान नहीं। प्रताप नारायण मिश्र से ही कहते हैं। उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था ब्राह्मण, जाति के नाम पर पत्रिका निकाली थी। बालकृष्ण भट्ट थे, उन्होंने हिंदी प्रदीप निकाला। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण है। भारतेंदु मंडल जिसे कहते हैं, भारतेंदु मंडल का नाम सुना होगा। ये भारतेंदु मंडल में कोई एक धारा नहीं है, इसमें भी अपोजिट्स हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक लिखा, भारत दुर्दशा। उसका नाम है क्या? भारत दुर्दशा। और 1889 में 1889 में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन का नाम सुना होगा, भारतेंदु मंडल के एक सदस्य वो थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। उन्होंने 1889 में एक नाटक लिखा जिसका नाम था भारत सौभाग्य। अब देखिए, दो नाम से ही आपको दो विचारधाराएं समझ में आ रही होंगी। एक नाटककार लिखता है भारत दुर्दशा, कि जो अंग्रेजों के आने से भारत की दुर्दशा हो गई, और उसी युग का एक लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक उसके लगभग 12-14 साल बाद, और इसको और थोड़ा स्पष्ट करें
और स्पष्ट करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1889 में नाटक लिखते हैं भारत सौभाग्य, मतलब अंग्रेजों के आने से भारत की दुर्दशा नहीं हुई है बल्कि ये भारत का सौभाग्य है। और उस नाटक में उन्होंने ये बताया है कि 1857 के विद्रोह में जो नाना साहब को फांसी हो गई, जो तात्या टोपे को दंड दिया गया, वो सब सही था, ये सब गद्दार थे देश। तो ठीक भारतीय से एकदम उल्टी सोच है। भारत दुर्दशा भारत सौभाग्य से आपको दो विचारधाराओं का जो द्वंद्व है, दो युग में जो चल रहा था द्वंद्व, इन दो विचारधाराओं का संघर्ष द्वंद्व आपके समझ में आ सकता है। तो भारतीयों ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदू मुसलमान को कहा कि ये मुसलमान जो है जेठानी है या देवरानी, जो दोनों में जो मतलब दोनों में एक ही घर की बहुएं हैं, और जैसे घर में आग लगती है तो सब मिलके उस आग को बुझाते हैं, तो वैसे ही ये दोनों अभी हमारे घर में आग लगी हुई है। जो अंधेर नगरी है एक आग की तरह से है, कि जो अंग्रेजी राज है वो आग लगी हुई है, तो दोनों को मिल करके वो आग बुझानी है, मतलब आजादी हासिल करनी है, स्वतंत्रता हासिल करनी है, ये वो लिखते हैं उसमें। तो कहने कारण कि कई जो कवि भूषण सुधा पत्रिका निकालते थे भारतीय वरिष्ठ, उसमें कई जगहों पर उन्होंने अंधेरी राज अंधेर नगरी का अर्थ स्पष्ट किया है। तो बताया है एक जगह पूछते हैं तुम जानना चाहते हो कि अंधेर नगरी क्या है, एक अपने कवि भूषण सुधा की टिप्पणी में अंग्रेज खुद पूछते हैं क्या जानना चाहते हैं कि अंधेर नगरी क्या है, तो ये अंग्रेजी फैशन जो है वो अंधेर नगरी ऐसे खोल कर बता दिया। अंधेर नगरी व्यर्थ न्याय और आजादी देने का दावा। मैंने कहने का कि आप अंधेर नगरी जो पढ़ते हैं उसमें मार्टिन वरिष्ठ के ही एक संबंधी है ब्रजरत्न दास। ब्रजरत्न दास ने अंधेर नगरी के बारे में एक भ्रम फैलाया, एक गलत चीज लिखी अपनी पुस्तक में। मार्टिन पर जो किताब है उनकी, उनके परिवार के थे ब्रजरत्न दास, तो उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि जो अंधेर नगरी है इसका अभिप्राय किसी देसी राजा या सामंत से, गुजरात के किसी देसी राजा को व्यंग किया है, लेकिन ये बात नहीं है। मैंने कई भूषण सुधा से ऐसी 6-7 उदाहरण हमने निकाले हैं, मैंने 2 उदाहरण सुनाया। अंग्रेजी राज क्या है, कम्युनिज्म फैशन। अंधेर नगरी क्या है, कम्युनिज्म फैशन। तो व्यर्थ ये अंधेर नगरी है ये, और व्यर्थ न्याय और आजादी देने का, ये भारतीय की पंक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अंधेर नगरी नाटक पर चर्चा करने के लिए, जो ऐसा मुझे सूचना मिली है कि अंधेर नगरी आप पढ़ चुके हैं, जो बीए के विद्यार्थी रहे होंगे अंधेर नगरी पढ़ चुके हैं, जो एमए में है उधर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं मालूम, और तब भी कुछ तो आप जानते हैं अंधेर नगरी के बारे में। उसमें क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा भूले आगे, हाँ तके से भाजी तके से खाजा, तो उस नाटक का नाम है अंधेर नगरी। अब इस पर चर्चा करते हैं। तो इस नाटक के संबंध में आपके सामने एक चीज स्पष्ट हो गई होगी कि यह अंधेर नगरी अंग्रेजी राज का ही नाटकीय रूपांतरण है। अंग्रेजी राज का ही प्रतीक है अंधेर नगरी, किसी देसी राजा या रियासत या सामंत का प्रतीक नहीं है। अंग्रेजी राज का अंग्रेजी राज का प्रतीक। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, इसमें उन्होंने नाटक का आपने कितना देखा है मुझे नहीं मालूम, इसकी शुरुआत होती है एक कविता से और उसका शीर्षक है समर्पण।
पता नहीं आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है अंधेर नगरी वाला, उसकी शुरू के नाटक के पहले की दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो आरंभ में समर्पण लिखा हुआ है, और उसके बाद संस्कृत का एक 4 पंक्तियों का श्लोक है। मूल अंधेर नगरी में ये दोनों चीजें हैं, और इन दोनों चीजों को पढ़े बिना यदि आप अंधेर नगरी पढ़ते हैं तो आप उस अंधेर नगरी का अभिप्राय नहीं समझ पाएंगे, और ना अंधेर नगरी कितना बड़ा नाटक है, कितना महान नाटक है, और आज भी कितना रेलिवेंट है, जो मैं बताऊंगा तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये आप नहीं समझ पाएंगे अगर वो शुरू की दो चीजें नहीं पढ़ेंगे। अब हो सकता है कुछ विद्यार्थी ये सोचते हो कि भाई कोर्स में तो अंधेर नगरी नाटक है, अब ये शुरू का समर्पण और ये 4 पंक्तियां जो संस्कृत का की हैं नहीं पढ़ने से भी चलेगा, तो उसको ओवरटेक करके सीधे नाटक में पढ़ने के बाद क्यों टाइम वेस्ट करें। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने दोनों हिस्से नहीं पढ़े हों, पर वो दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं हमें जब कुछ पंक्तियां आपके सामने रखने जा रहा हूँ उससे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि समर्पण जो 14-16 पंक्तियों का है कविता में है, वो कितना महत्वपूर्ण है। और जो संस्कृत का श्लोक 4 पंक्तियों का है, वररुचि का नाम सुना है, जो संस्कृत के पढ़ते हैं वो जानते हैं कि वररुचि का वो श्लोक है। हालांकि वररुचि का वहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन मैंने मालूम किया, पता चला कि वो श्लोक वररुचि का है। तो जो समर्पण में उन्होंने लिखा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिससे कि नवजागरण की भी ध्वनि निकलती है, वो ये है तासों अबलों करी करी पैर अब जागी है। देखिए भारतेंदु जो थे उन्होंने अपनी रचनाएं लोक भाषा में लिखी है, खड़ी बोली में नहीं लिखी है। कुछ रचनाएं जरूर खड़ी बोली में हैं, कुछ कविताएं, क्योंकि वो भारतेंदु भी उसमें खड़ी बोली और ब्रजभाषा का विवाद चल रहा। गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था, पर कविता ब्रजभाषा में चल रही। अब तो भारतेंदु कहते थे कि भाई कविता तो ब्रजभाषा में ही अच्छी होती है, गद्य के लिए चलो खड़ी बोली ठीक है। गद्य में लिखा भी उन्होंने, हिंदी नई चाल में ढली 1873 जो हरिश्चंद्र गांधी ने उन्होंने निकाला था, तो उससे वो ये भी कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढल रही है। हालांकि पहले से चली आ रही थी, लेकिन उसको भारतेंदु ने एक नया मोड़ दिया है। तो एक बात समझ कि अब तक जो किया सो किया, तासों अबलों करी तो करी, अब तक जो किया सो किया, पैर अब जागी पर अब जागो। एक खुला मैसेज है अंधेर नगरी। इसी में एक लाइन ये है कि सत्य कहो तो पनही खावे, झूठ कहो तो पद पावे। मतलब अगर हम सच बोलते हैं इस जमाने में तो हम जूता खाते हैं, पनही मतलब जूता, और अगर झूठ बोलते हैं तो हमें पद मिलता है। देखिए अब उस जमाने से आज के जमाने में जोड़ लीजिए, आदमी तो ऐसे ही है, जितना सच बोलेंगे आप घाटे में रहेंगे, जितना झूठ बोलेंगे आपको ऊंचे ऊंचे पद मिलेंगे, आपको प्रमोशन होंगे, आपका फायदा होगा। एक और लाइन है, छलियन के एक आगे आगे, लाख कहो पर एक नहीं लागे। माने छली लोगों की इतनी एकता है, छलने वाले लोगों की इतनी एकता है। छलियन के छल मतलब, देखिए मैं कहता हूं कि कलयुग बीत गया। कलयुग जानते हैं आप, कलयुग बीत गया, अब जो युग है उसको कहा जाना चाहिए छल युग। अब ये छल युग आया गया, इसमें मीडिया छल रहा है, सोशल मीडिया में भी छल की चीजें आ रही हैं, जिधर देखो उधर छल है। महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ नगर में पांडवों ने खांडव वन में जो इंद्रप्रस्थ महल बनाया था, वो कैसा था?
जिसमें दुर्योधन गिर गया, याद कीजिए कि जहां थल है वो दिख रहा था जल की तरह से, तो दुर्योधन कपड़े को उठा के चलने लगा, और जहां जल था वो दिख रहा था थल की तरह से, तो वो थल की तरह से दिखा रहा था, तो पैर रख दिया दुर्योधन ने, तो दुर्योधन गिर गया और द्रौपदी हंस दी और महाभारत हो गया। तो द्रौपदी हंसती का महाभारत कभी ज्यादा बोल दिया मैंने। मेरे कहने का मतलब वो जो दृश्य है वो आज भी है, कि आज भी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता है। इसी को तो कहते हैं, इसी को कहते हैं छल युग। ये जो दिख रहा है वो वर्चुअल रियलिटी, इसको अगर आप कहते हैं वर्चुअल एज में आ गए हैं, वर्चुअल रियलिटी। यथार्थ का बोध नहीं होता है, अब यथार्थ का आभास होता है, वर्चुअल रियलिटी। वही तो माया जिसे आप कहते हैं, आपके शंकराचार्य जी ने जिसे माया कहा है, उसी के युग में तो हम रह रहे हैं। हर तरफ माया है, जो दिख रहा है तो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। तो छल यानी देखिएगा, ऐसी बहुत सारी बातें जो उसमें कही गई हैं। तो ये है समर्पण। अब इसको आप नहीं पढ़ेंगे ना तो अंधेर नगरी आपको समझ में नहीं आएगी सारी चीजें। ये कैसे छल युग है, छलने वालों की एकदम जमात खड़ी हो गई है। ये भारती को बता रहे हैं, सच करने वालों की कोई कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, ये भारती को बता रहे हैं। और अंधेर नगरी का एक और चित्र वो खींचते हैं, जो मैंने बताया कि अंधेर नगरी के समर्पण में है, 4 लाइनों की संस्कृत में समर्पण में है। उसका अर्थ बता, उसका अर्थ ये है कि जो लोग आम और चंपा के पेड़ को छोड़ करके, आम चंदन, दक्षिण में चंदन के पेड़ बहुत मशहूर हैं, आम चंदन और चंपा के पेड़ को छोड़कर कीकड़ के पेड़ को पसंद करते हैं। आम में आम का फल होता है, चंदन का चंदन आप जानते हैं, चंपा सुगंध देती है चंपा का। तो जो लोग आम, चंदन और कीकड़ के पेड़ को छोड़ करके, चंपा के पेड़ को छोड़कर कीकड़ का बहुत साधारण कोटि का पेड़ होता है, ये नर्सरी कीकड़ के पेड़ को पसंद करते, जो हंस और मोर को न देखकर कौवों की क्रीड़ा देखते हैं। हंस कितना सुंदर है, मोर कितना सुंदर है, उनको न देख करके जो कौवों का खेल देखते हैं, और जो हाथी देकर गधा खरीदते हैं, और जहां कर्पूर समझ रहे हैं, जो आरती के समय, और जहां कर्पूर और कपास मतलब जिससे सूत निकलता है, जब देख रहे हैं, और जहां कर्पूर और कपास को केवल एक रंग, सफेद रंग का होने के कारण एक समझा जाता है, ऐसे देश के लोगों को मैं दूर से प्रणाम करता हूं। क्या मतलब हुआ कि जिस देश में क्या ग्रहण किया जाए और क्या त्याग किया जाए उसका विवेक नहीं है, वह देश रहने लायक नहीं है, वो जगह रहने लायक नहीं है, वो
शासन रहने लायक नहीं है। यही तो है कहानी अंधेर नगरी। अब अंधेर नगरी के टेक्स्ट पढ़ाइए, 2 बातों से ये दरवाजा खुलता है कि आप अगर इन 2 चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो अंधेर नगरी नाटक किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है ये आप समझ नहीं पाएंगे। अब इसमें अंधेर नगरी नाटक में आइए आप, उसमें गुरु और उसके 2 शिष्य जो हैं वो जा रहे हैं कहीं, तो दूर से कहीं नगर दिखता है। तो जो पहला जो डायलॉग है उसमें गुरु कहता है दूर से वो नगर, कोई जिससे कहता है कि दूर से वो नगर बड़ा सुंदर दिख रहा है। आप कुछ पंक्ति याद है क्या? नहीं, आप भूल गए होंगे, तो जो भी हो मैं आपको याद करा देता हूँ कि है कि दूर से वो नगर बड़ा सुंदर दिखता है। अब हर पंक्ति में है लक्षणा है, सत्य शक्ति, ये आप जानते हैं ना, विधा लक्षणा परिजना। अविधा मतलब सीधे सीधे कहना, लक्षणा मतलब वक्र करके कहना, जिसमें कि प्रत्यक्ष के अर्थ का निषेध होता है और जो अप्रत्यक्ष है वो अर्थ प्रधान हो जाता है, उसे लक्षणा कहते हैं। वो नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखता है, दूर के ढोल सुहावने जिसे कहते हैं। मतलब जो दूर से सुंदर दिखे जरूरी नहीं है कि वो नजदीक से भी सुंदर हो। तो गुरु और दोनों चले जाते हैं, तो गुरु कहता है गोवर्धन दास को कि तू पश्चिम की तरफ जा, एक वो कहता है कि तू पूरब की तरफ जा। ये पश्चिम भी बहुत मायने खेज है, मतलब मीनिंगफुल है। इन ध्वनियों को पकड़ना पड़े, तो पश्चिम की तरफ जा। तो गोवर्धन दास चला जाता है पश्चिम की तरफ, और कहाँ जाता है वो? सीधे घुसता है बाजार में। अभी कबीर का बाजार नहीं है, कबीरा खड़ा बाजार में ये दुकान, ये अंग्रेजों का बाजार है। और ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अनोखा है। भारतेंद्र की रचना क्षमता का प्रमाण है कि उन्होंने बाजार का बड़ा अच्छा चित्र खींचा है, और एक ऐसे बाजार का रूपक जानते हैं आप, एलेगरी, एक रूपक कथा खड़ा किया है ऐसे बाजार का, जो न सिर्फ अंग्रेजों के समय के बाजार को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि आज के भी वैश्वीकरण के युग के भी बाजार को, फ्री मार्केट को यह प्रतिबिंबित करता है। ये मैं आगे आपको बताता जाऊंगा कैसे करता है। तो भारतेंद्र ने जगह लिखा था, उसमें एक कई वचन सुधा की टिप्पणी में लिखा था उन्होंने कि क्या है कि दियासलाई जैसी छोटी चीज भी इंग्लैंड से आ रही, हम खरीद रहे हैं। ऐसा करो कि खुद व्यापार करो, खुद उद्योग करो। भारतेंद्र उद्योगीकरण के समर्थक, और ये आखिरी जो उसकी पंक्ति है वो ये है कि स्वदेश में स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करो और विदेशी वस्तुओं का त्याग करो। हम जो जानते हैं कि गांधी जी ने पहली बार स्वदेशी का प्रचार किया था, स्वदेशी आंदोलन किया था, तो ये गांधी से भी पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने नारा दिया, और 24 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी अपना सारे अंग्रेजी कपड़े निकाल करके आग में जला दिया था और कहा था स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करो, विदेशी वस्तुओं का त्याग करो। आज तो चीन से लड़ भी रहे हैं और चीनी माल से पूरा बाजार भरा हुआ है। तमाम प्रचलित है, लेकिन बाजार में बड़ा प्रेम है। जो देखो चीन सब चीना माल खोज रहे हैं, सस्ता होता है, सुंदर टिकाऊ होगा, वहां पर दिखता बड़ा चमकदार है। तो
ये है कि वो अत्यंत चाहते थे कि स्वदेशी का इस्तेमाल करें। तो वो गोवर्धन दास आता है, बाजार में घुसता है, और बाजार में घुसता है तो पाता है कि यार तो बड़ा मजा है, हर चीज टके से है, जो खाने को छोटो को हर चीज एक जगह में जितना सिर्फ खा इतना मिलेगा, एक जगह तो सिर्फ इतना ले लो, टके से भाजी टके से खा जा, कितना अच्छा है। तो जाकर गुरुदेव से कहता है लौट करके, भाई बहुत अच्छा अच्छी जगह है, बहुत अच्छा देश है, चलिए यहाँ रहते हैं, बाजार में बड़ा सुख है, यहाँ हर चीज टके से है। आज की तरह से एक खरीदो तो दो फ्री, जब बाजार में जाते हैं ना, पर बाई वन टू फ्री, दो फ्री है। बाजार कैसे लालच देता है जब, वो क्या वहां पर बाजार में क्या दानवीर कर्ण बैठा हुआ है कि आपको एक खरीदने के तो दे देगा, ऐसे तो 5 का दाम जोड़ के बैठा हुआ है, तब जाकर के एक में 2 फ्री दे रहा है, दो तो वैसे ही खींच दे रहा है। गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, अगर ऐसी बात है कि हर सिर्फ टके से रहे तो ये जगह कभी अच्छी नहीं हो सकती, चलो यहाँ से चलते हैं। अब गोवर्धन दास आ जाता है, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, बहुत अच्छा जगह रह रहा है, जिद कर लेता है कि गुरु सोच लेता है, गुरु सोच लेता है कि अब तो ये हमारे यहाँ साथ चलेगा नहीं, जा बच्चा। फिर एक बहुत लाक्षणिक बात कहता है, जा बच्चा किसी लोभ में मत पड़ना। मीनिंगफुल है कि जो पश्चिमी आधुनिकता है, ये जो औपनिवेशिक आधुनिकता जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, वह लोभ का समुद्र है, और जहां लोभ है वहां स्वत्व नहीं है, वहां फिर आप वहां पर आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते। जहां लोभ है वहां स्वतंत्र चिंतन संभव नहीं है। स्वतंत्र चिंतन केवल 2 ही जगह संभव है, जब आप लोभहीन हो और भयहीन हो। भय भी, आप भय से भी घिरे होंगे तो आप स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते, लोभ से घिरे होंगे तो भी स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकते। पूरे नवजागरण का लोग जोर किस पर था? स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्र चिंतन करें, तर्क के आधार पर जांचें, परीक्षण के आधार पर जांचें, वैज्ञानिक परीक्षण करें, तब मानिए। लेकिन अगर लोभ रहेगा तब आप तर्क के आधार पर नहीं जांच पाएंगे, तब परीक्षण निरीक्षण करके कोई चीज नहीं लेंगे आप, तब तो आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। तो ये है, बच्चा अधिक लोभ में मत पड़ना। और बच्चा तो लोभ में पड़ गया था, भोग में पड़ गया था। तो ये अंधेर नगरी जो पूरी कहानी है, इस पहले नाटक है, नाटक के बारे में वाटसन ने एक नाटक शीर्षक से लेख भी लिखा, और उस लेख में उन्होंने नाटक के महत्व को बताते हुए कहा था कि नाटक बहुत उन्नत कला है, नाटक खेले जाने चाहिए ताकि, अब उद्देश्य बता देते हैं नाटक खेलने का, अपने युग का उद्देश्य, ताकि सभी कुचाल मिटे। जो कुचाल है मतलब जो बुरी चाल है, जो बुरी चीजें समाज की हैं, वो मिट जाए। नाटक इसलिए समाज सुधार के लिए, आर्ट फॉर आर्ट से नहीं है, कला के लिए कला नहीं है, कला है समाज सुधार के लिए, कुचाल मिटाने के लिए। नाटक लिखा उन्होंने, नाटक की सभी निबंध में उन्होंने यही कहा, नाटक बड़ी उन्नत कला है। तो नाटक निबंध में नहीं जाना चाहता, आपको निबंध को कहते हैं उपन्यास ना,
हाँ, नाटक को 50 में पहले जाना चाहता हूँ। तो जो भी हो, तो यह है कि कुछ हाल नहीं है। तो पूरी अंधेर नगरी नाटक या प्रायसन जैसे आप कहते हैं, इसकी पूरी कहानी यह है कि एक लाइन में आपको समझना हो, और आज के समय को भी आप देख सकते हैं उसमें, इस कहानी में जो मैं एक लाइन में कहने जा रहा हूँ। और जो सार है अंधेर नगरी का वो ये है कि लोभ और भोग का समीकरण जहां भी होगा, जिस समाज में भी होगा, जिस देश में भी होगा, वहां मनुष्य असुरक्षित रहेगा। जहां लोभ बहुत बढ़ जाएगा, जैसा कि आज बढ़ा हुआ है, जब भोग बहुत बढ़ जाएगा, जैसा आज बढ़ा हुआ है, कंज्यूमर गुड्स छाए हुए हैं बाजार में। यदि आज के समय को आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आज विचारों को विस्थापित करके उनकी जगह वस्तुएं आ गई। विचारों को वस्तुओं ने विस्थापित कर दिया है। आज स्पष्ट नहीं हो जाता, पर आपको सोचने के लिए अवसर नहीं है, कल्पना करने के लिए अवसर नहीं है। जहां वस्तुएं प्रधान हो जाएंगी, वो कंज्यूमर गुड्स जिसको आप कहते हैं, जिसे आप कंज्यूमरिज्म के नाम से जानते हैं, उपभोक्तावाद क्या करता है? जो मॉल, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो कंज्यूमरिज्म क्या करता है? वो समाज को बाजार में बदल देता है। वो समाज को समाज नहीं रहने देता, समाज को बाजार में बदल देता है, और मनुष्य के बीच के संबंध को विक्रेता और क्रेता के संबंध में बदल देता है। जैसे शिष्य और गुरु के संबंध को आप क्रेता हैं, हम विक्रेता हैं। हम लोगों को वेतन नहीं मिले तो पढ़ाई को कोई आकर के पढ़ा देगा, कोई वेतन बंद कर देगा, ये पढ़ाइए आप। कोई टीचर जाएगा पढ़ाने के लिए क्लास में? निर्मल से निर्मल संबंध हो, पवित्र से पवित्र संबंध हो, ये जो उपभोक्ता समाज है, जो कंज्यूमर सोसाइटी है, ये जो कंज्यूमरिज्म है, वो विक्रेता और क्रेता के संबंध में सारे मनुष्यों के संबंध को बदल देगा। इस घटना से हम गुजर रहे हैं। और जब ऐसा होता है, और जब लोभ ही प्रधान हो जाता है, जब भोग ही प्रधान हो जाता है, जैसा कि आज भी हो गया है, तो जीवन असुरक्षित हो जाता है। आज एक भी नेता कमांडो को छोड़ करके चलता है क्या? पहले तो गांधी जी ऐसे चलते थे बिना कमांडो के। कौन मारता था गोली उनको? कितना भय था लोगों को उनसे? क्या नेहरू या कोई भी जो नेता थे पहले के, आज एक नेता भी साहस नहीं है कि वो बिना बॉडीगार्ड के, बिना अपने आसपास Z+ के या Y+ के या X+ के वो बाहर निकले और लोगों के बीच जाए, संभव नहीं। और कहां से कौन सी गोली आ जाएगी पता नहीं, कहां बम फूट जाएगा पता नहीं, किस स्त्री पर अत्याचार हो जाएगा पता नहीं, किस दलित पर अत्याचार हो जाएगा पता नहीं, कहां कब दंगा हो जाएगा पता नहीं, कब कहां हिंसा हो जाएगी पता नहीं। और ये कब पता नहीं? जब हम सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर हैं, जब इंटरनेट या क्या बोलते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना
टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि आदमी की जरूरत ही नहीं है, तो रोबोट काम कर देगा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो जाएगा सर, छटाई हो जाएगी। इतनी सभ्यता बढ़ जाएगी, बढ़ गई है, तब भी असुरक्षा नहीं घट रही है, असुरक्षा बढ़ती है। ये तो सही है ना देश में कि असुरक्षा पहले बता दीजिए कि आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले आदमी अधिक असुरक्षित था या आज अधिक असुरक्षित? आप सोचिए मन में, कब आदमी अधिक असुरक्षित था, पहले या आज? और यदि आज अधिक असुरक्षित है तो उसके मूल में क्या है? लोभ और भोग पर आधारित सभ्यता बन रही है हमारी, तो उसमें वो असुरक्षित। ऐसे ही कहेगा कि जो गोवर्धन दास अंधेर नगरी में घुसता है तो वहां से वो एक किसी खास नगरी में नहीं घुसता है, किसी छोटे से मार्केट में नहीं घुसता है, वो एक नई सभ्यता में प्रवेश करता है। बाजार में एक सिविलाइजेशन जिसमें लोभ और भोग की प्रधानता है, ऐसी सभ्यता में गोवर्धन दास प्रवेश करता है। एक तो इसका बड़ा अर्थ ये हुआ कि लोभ और भोग की सभ्यता में गोवर्धन दास प्रवेश करता है, जो पूरी दुनिया में है। इस समय तो पूरी दुनिया में ही है। अब हम कुछ उन चीजों को रेखांकित करें जिससे अंग्रेजी राज का चित्र होता है। तो जैसे आपने अंधेर नगरी नाटक पढ़ा है, दर्शन पढ़ा है, तो बाजार में सब अपना सामान बेच रहे हैं। जब कुछ बाजार के दृश्यों पर आते हैं कि बाजार में चीजें कैसे बेची जा रही हैं, और एक एक बेचने वाला एक एक गाना गा के बेच रहा है। तो इस उसमें जगह है चना हाकी में जो खाते सारा हिंद हजम कर जाते। ये जो हमारा चना ऐसा एक बढ़िया चना है, ये जो हाकिम है, जो जज हैं, वो खाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान को हजम कर देते हैं। ये किस पर कर रहे हैं? कौन कर रहा था हिंदुस्तान को हजम उस जमाने में? अंग्रेज कर रहे थे। चना जो पुलिस वाला खाते सारा कानून हजम कर जाते। अब यहाँ थोड़ा खड़ी बोली है नाटक में, ये जो पद है उन्होंने खड़ी बोली में लिखा है, लोक भाषा में नहीं, कि पुलिस वाले जब चना खा लेते हैं तो मनमानी करते हैं और कानून को पीछे छोड़ देते हैं, कानून पर नहीं चलते, मनमानी करते हैं। अंग्रेजी राज में पुलिसों का जुर्म बढ़ गया है। पुलिस राज है, अंग्रेजी राज पुलिस राज है। तो किस राज्य का एक्सपोजर कर रहे हैं भारतीय लोग? अंग्रेजी राज का एक्सपोजर कर रहे हैं। उसी नाटक की पंक्ति है एक, अंधाधुंध मच्यो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। मतलब क्या है कि इस देश में अंधाधुंध, अंधेर गर्दी, अंधाधुंध का मतलब हुआ अंधेर गर्दी। इस देश में अंधेर गर्दी मची हुई है, मानव राजा रहत विदेशा। ऐसा लगता है कि इस देश का राजा विदेश में रहता है। क्या संकेत अब भी अस्पष्ट है? स्पष्ट है कि जो हमारा राजा है वो इंग्लैंड में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, रानी हमारा लंदन में रह रही है, राजा लंदन में रह रहा है। मानव राजा रहत विदेश, पूरा का पूरा नामप्रहसन है। और एक तरफ तो पश्चिम से आ रही उपभोक्तावादी सभ्यता की ओर इंगित करता है नाटक, और दूसरी तरफ मैंने एक सामान्य की तरफ इशारा करता है, जनरल की तरफ इशारा करता है, और पुनः वो पर्टिकुलरली भारत में अंग्रेजी राज की तरफ इशारा। एक बड़ा लेखक जो होता है, एक महान लेखक जो होता है, वो हमेशा
अंश को भी प्रतिबिंबित करता है और समग्र को भी प्रतिबिंबित करता है। वह एक छोटी सी बूंद में समुद्र को देख लेता है, छोटी सी बूंद में पूरे सूर्य की आभा पा जाता है, जो बड़ा लेखक है। तो इसी को कहते हैं सामान्यीकरण और विशेषीकरण, अंश और समग्र। अंश में तो है अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज, और समग्र में है पूरी पश्चिमी सभ्यता जो उपभोक्तावाद पर टिकी हुई, जो आर्टिफिशियल डिजायर पर टिकी हुई। आर्टिफिशियल डिजायर किस डिजायर को कहते हैं? वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल डिजायर कौन सा है? जहां हमारी जरूरतों से इच्छाएं नहीं पैदा होती, जहां नई नई वस्तुओं से इच्छाएं पैदा होती हैं। आज के बाजार में क्या है? जो माल पैदा करने वाला हो, चाहे वो फैशन का माल हो, कपड़ा हो, कोई भोजन हो, कोई किसी भी तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अब मोबाइल है, मान लीजिए अब मोबाइल में 4G 5G आ गया, 5G आ गया। अभी जब 4G था तो आपका काम नहीं चल रहा था क्या? चलेगा। तो 5G आ गया, अब बगल में आपका पड़ोसी लेके आ गया 5G। अब आपके मन में खलबली कि उसके पास तो 5G और मेरे पास अभी 4G, कितने हम छोटे हैं, फट से जाकर के 5G लेगा। इसमें आर्टिफिशियल डिजायर क्रिएट करना। आपके पास पुरानी मोटर गाड़ी है, नए मॉडल की मोटर गाड़ी आ गई, बगल की पड़ोसी लेके चली आई अपने घर फ्लैट में, अपने घर में लगा दिया, नए मॉडल की उसी कंपनी की। अब वो परेशान अपने पुराने मॉडल को लेकर के, वो लेके आ गई है नई मॉडल की, हमारे पास पुराने मॉडल का रोज तकलीफ। कहने का मतलब कि तुम एक्सचेंज करो, आजकल एक्सचेंज में मिलता है, इसको एक्सचेंज करके तुम भी नए मॉडल का लाओ, नए मॉडल। इसलिए देखेंगे कि बाजार अपने को हमेशा नवीकरण करता रहता है। हम विचारों में जितने पुराने होते जाएं, लेकिन वस्तुओं की दुनिया में नए नए होते रहते हैं। विचारों की दुनिया में जितने पुराने की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन वस्तुओं की दुनिया में हमें नई वस्तु चाहिए। नई वस्तु नहीं है तो हम पिछड़ गए। विचारों की दुनिया में हम पीछे जाए हैं तो हम पिछड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वस्तुओं की दुनिया में अगर हम पीछे रह गए तो पिछड़। जरूरत है कि वस्तुओं की दुनिया में जितने भी हम पिछड़े रहे, विचारों की दुनिया में हम आगे रहें, दृष्टि में आगे रहें। ये नहीं तो मानव राजा रहते विदेश का इस तरह से। ऐसे ही एक और बड़ी मार्मिक पंक्ति है और बड़ी एक्सपोजर करने वाली पंक्ति है, अनोखी पंक्ति है। वो जब तक एक्सपोज किया उसने अंग्रेजी राज को, हाकिम को एक्सपोज किया, पुलिस को एक्सपोज किया। ने एक और नाटक लिखा था, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ये कोई वेद की लाइन नहीं है, कहना है कि वैदिकी कर्मकांड में बलि होती थी। धार्मिक तरीके से आप हिंसा करते हैं तो हिंसा नहीं है। तो इसमें एक पुरोहित है गंडकी चार्ज, उसको एक्सपोज करते हैं। मध्य और
मांस का एक्सपोज करते हैं, शराब पीने को। बोलते हैं कि ब्रह्म और ब्रांडी के पहलो अक्षर एक, माने ब्रह्म का शंकराचार्य की भूमि है ये। तो ब्रांडी जो शराब है और ब्रह्म का पहला अक्षर एक है। ब्रह्म का भी पहला अक्षर ब्रो है और ब्रांडी का भी पहला अक्षर ब्रो है। कैसा व्यक्त करते हैं कि ब्रह्म और ब्रांडी के पहलो अक्षर एक, पहला अक्षर दोनों का एक। माने ब्रह्म समाधि थे ना अपने बंगाल वाले, तो इतने मॉडर्न थे वो कि मॉडर्न थे भी, ऐसे बात नहीं करी थे, कई मामले मॉडर्न थे, लेकिन कई मामलों में अंग्रेजों के साथ अपना तालमेल रखने के लिए उनके साथ शराब पीते थे। उसी पर क्या हुआ ब्रह्म और ब्रांडी, वैद्य की हिंसा ऐसा ना हो। तो इसमें जो अंधेर नगरी में जो बहुत अद्भुत पंक्ति है आप सुनेंगे, आपको आज का समय भी दिखाई देगा। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका नाम। समझ रहे हैं मतलब क्या हुआ इसका? ये जो हिंदू चूरन है, तो जो ज्यादा हिंदू हिंदू कहते हैं अपने को, वो अमेरिका की सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं, इंग्लैंड की सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं। और इसमें जो ध्वनि है वो ये है कि साम्राज्यवाद और सामंतवाद का गठजोड़। साम्राज्यवाद को अपनी रक्षा के लिए सामंतवाद चाहिए। मतलब अंग्रेजी साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अपनी रक्षा के लिए सामंतवाद चाहिए। ओके, सामंतवाद क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बताइए कोई तो बात। क्योंकि सामंतवाद, हाँ बोलो, कोई आदमी बोलो, सामंतवाद क्या करता है? क्योंकि सामंतवाद रूढ़ियों और खाइयों को मजबूत बनाता है। क्योंकि सामंतवाद स्त्री को देखने की जो पुरुष दृष्टि परंपरागत है उसको मजबूत बनाता है। दलितों पिछड़ों को देखने की जो परंपरागत दृष्टि है उसको मजबूत बनाता है, पुरानी दृष्टि। क्योंकि सामंतवाद अंधविश्वासों और धार्मिक कूपमंडूकता की रक्षा करता है। क्योंकि सामंतवाद विधवा पुनर्विवाह का विरोध करता है, विधवा की शादी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सामंतवाद सती प्रथा का समर्थन करता है। दो चीजें बताई मैंने, सामंतवाद दो काम करता है। सब चीज भूल जाए तो इसको याद रखिए। तो आर्थिक मामले में जमींदारों के हित की रक्षा करता है, जो भूसंपत्ति के मालिक हैं उनके हितों की रक्षा करता है आर्थिक स्तर पर। और सामाजिक स्तर पर सामंतवाद दो चीजों को मजबूत बनाता है, रूढ़ियों को और खाइयों। रूढ़ियों मतलब धार्मिक रूढ़ियों को, और खाइयों मतलब सामाजिक खाइयों को, मतलब भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, चाहे वो जेंडर के लेवल पर हो, चाहे वो कास्ट के लेवल पर हो, चाहे वो प्रांतीयता के लेवल पर हो, क्षेत्रीयता के लेवल पर, सामंतवादी। तो आपको समझ में आ गया कि साम्राज्यवाद को सामंतवाद क्यों चाहिए? अब सामंतवाद को साम्राज्यवाद क्यों चाहिए? साम्राज्यवाद को तो गिव एंड टेक का मामला है ना, बाजार का मामला है। आप कुछ हमें दीजिए, कुछ आपको दे दें। तो साम्राज्यवाद को सामंतवाद क्यों चाहिए मैंने बताया। ये भी जानना जरूरी है कि सामंतवाद को साम्राज्यवाद क्यों चाहिए। क्योंकि सामंतवाद एक क्षयशील व्यवस्था है, एक डिकेइंग सिस्टम है, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम।
क्षयशील है, उसका क्षय होना है। और सामंतवादी नहीं चाहते कि उनका क्षय हो। वे क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं पुनर्यौवन। आपको ययाति की कथा मालूम है? ययाति क्या है? ययाति की कथा कोई बताओ? हाँ? हाँ। यौवन बूढ़ा हो गया है पर आदमी एक जवान बनना चाहता है, तो कोई नहीं मिलता तो अपने बेटे से ही कहता है कि तुम मेरे बदले में बूढ़े हो जाओ, हम तुम्हारे बदले में जवान हो जाओ। इतना उसको भोग और लोभ और भोग की इतनी इच्छा है कि अपने बेटे को बूढ़ा बना करके भी अपने को वो जवान रखना चाहता है, पुनर्यौवन प्राप्त कर सकता है। ये मामला केवल चंद्रराज का नहीं है, ईश्वर के पास काले से आदमी से जवान रहता है, विचार करते हैं ना। तो सामंतवाद भी हमेशा पुनर्यौवन चाहता है। अब यह पुनर्यौवन मिलता है साम्राज्यवाद को सपोर्ट करके। सामंतवाद नए नए रूप में समाज में आकार लेता है, नई नई छवियां बनाता है, अपने नए नए चित्र, अपने नई नई जड़ें पैदा कर देता है। और सामंतवाद इस तरह से बना रहता है। जो मार्क्सवाद की धारणा है या थी या है कि पूंजीवाद के आने से सामंतवाद समाप्त हो जाएगा, है ना? हाँ, वो गलत हो गई धारणा कि सामाजिक विकास ऐसा होगा कि पूंजीवाद आएगा सामंतवाद चला जाएगा। ऐसा हुआ क्या? पूंजीवाद इतना आ गया पर सामंतवाद नहीं गया। तो ये है, तो इसलिए दोनों मजबूत करते। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत चूरन इसका नाम, ये कहते हैं अच्छे कुछ बोलेंगे। तो ये है कि अब ये आखिरी जो पॉइंट बता के मैं समाप्त करता हूँ वो ये है कि अब खूब गोवर्धन दास अंधेरे जंगली में मजा करता है, खा रहा है, पी रहा है। अब उसी नाटक में एक दूसरी घटना है कि उधर दीवार गिरने से किसी की बकरी मर जाती है, दीवार के गिरने से। अब जिसकी बकरी थी वो पहुंचता है फरियाद के लिए, मतलब न्याय के लिए राजा के पास में। तो राजा से कहता है कि भाई दीवार गिरने से हमारी बकरी मर गई है, फैसला कीजिए, न्याय कीजिए। तो अब क्या राजा राजा कैसा राजा का चित्र खींचा है मार्टिन लूथर ने। एक कोई दास आता है, पान खाइए, कुछ याद है? आप लोग से भूल गए नहीं सर, पढ़ेंगे लिखेंगे भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। याद रखिए, हम लोग हमसे जो टीचर है वो विद्यार्थी को बैसाखी नहीं बनना चाहते। जो आपको चलने की जरूरत पड़े तो आप हमारी बैसाखी लगाएं। हम टीचरों का धर्म ये है कि आपको सब बता नहीं दे, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं ताकि आप खुद उत्तर खोजें। और बैसाखी को फेंक जिस दिन आप हमें अपने सामने से हटा देंगे उस दिन हमारी जरूरत ही नहीं रहेगी। कुछ जिज्ञासा पैदा अपने अंदर करनी चाहिए। खुद हमारे पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा पैदा करें, खुद उनके अंदर प्रश्न पैदा होने की भावना पैदा करें। ये पैदा कर देते तो हमारी जरूरत ही नहीं। हम आपकी बैसाखी नहीं बनना चाहते। हम सब टीचर जितने यहाँ बैठे हुए हैं हम आपकी बैसाखी विद्यार्थी नहीं बनना चाहते। तो ये तो पान खाइए, पान खाइए। तो राजा डर के पीछे भागता है, सुर्पणखा नहीं, उन्हें पान खाइए को वो सुन लेता है कि सुर्पणखा है। इसका मतलब क्या है?
हियरिंग प्रॉब्लम है, मतलब ये राजा बहरा है, ये सुनता नहीं है। राजा सुनता नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। जनता बोल रही है पर राजा सुनता नहीं है, ये मतलब है। तो ऐसी और भी बातें हैं, आप चाहते हैं आप प्रश्न करें तो आखिरी घटना बताइए, समझ लीजिएगा राजा का चरित्र नहीं चाहे, राजा सुनता नहीं। जो राजा सुनता नहीं है, जो राजा खुद भयभीत रहता है, जो राजा देखता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और बोलता है कि दीवार को पकड़ के ले आओ, तो दीवार कैसे आ सकती है? तो दीवार जिसने बनाई है उसको पकड़ के ले आओ। अब बकरी गिरने से अगर दीवार गिरने से बकरी की मौत हुई है तो दीवार कमजोर थी, जो बनाया है उसको पकड़ के ले आओ। राजमिस्त्री वो पकड़ के लाते हैं। लेकिन पानी का प्रॉब्लम है, पानी ज्यादा मिला दिया है, पानी मोट वाले को पकड़ के ले आओ तो पानी होता है। सब देखते हैं दृश्य है सब, मतलब ये ऐसा राजा क्या न्याय करे। मैंने कहा कि ये जो अंग्रेजों का जो राज है वो एक न्यायशील राज्य नहीं है, ये सिद्ध करना चाहिए। तो अनुराग में कहता है कि ये तो किसी को फांसी पे चढ़ाता है तो वो फांसी का फंदा बड़ा है, तो ये क्या है तो फांसी ऐसे आदमी को चढ़ाना पड़ेगा जो मोटा हो। अब क्या है, न्याय दंड देने का आधार क्या हो गया? कौन दुबला है कौन मोटा, तो न्याय का आधार ही खिसक गया, नियम ही सारा खत्म हो गया। तो अब जो राज सेवक है वो बाजार में घूम घूम के खोजने लगा किसकी गर्दन मोटी है, किसका शरीर भारी है, क्योंकि फांसी का फंदा उसके गले में ठीक ठीक आना चाहिए। दुबले आदमी को नहीं खोज चलेगा, नहीं मोटा आदमी खोजो। ऐसे गोवर्धन दास जो है वो खा पीकर खूब मोटे ताजे हो गए, पकड़ता है कि सबसे मोटा आदमी यही है, इसी को फांसी चढ़ा। तो उसको पकड़ के ले आते। क्यों पकड़ के ले जा रहे हो भाई, मैंने क्या किया है? बोले नहीं तुम चलो, तुमको फांसी दी जाएगी, राजा ने आदेश दिया तुमको फांसी दी जाएगी। अब चूंकि मोटा है इसलिए फांसी पे चढ़ना है, उसको पकड़ के लाता है राजा। राजा के सेवक राजा के पास लाता है। अब वो गोवर्धन दास कितना असुरक्षित है, सोच लीजिए, असुरक्षित था, खा रहा था, पी रहा था, खूब भोग कर रहा था, खूब मजे लूट रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नगरी नगरी नाम दर्शन ये भी बताता है ज्यादा लोभ करोगे, ज्यादा भोग करोगे तो तुम्हारा जीवन एक दिन असुरक्षित हो जाएगा। लोभ और भोग की सभ्यता हमेशा असुरक्षा की तरफ ले जाती है। ये बड़ा मैसेज है। चलो अब लेके आया हूँ, अब वो गोवर्धन का क्या है, अब वो गुरु गुरु कर रहा है। तो गुरु ने जाते समय गोवर्धन दास से एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बेटा कभी मुसीबत में पड़ा तो मुझे याद कर लेना। वो गुरु गुरु चिल्ला रहा है, गुरु हमें बचाओ, मुझे फांसी दे रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, कुछ नहीं किया, मुझे फांसी दे रहे हैं, मुझे फांसी दे रहे हैं, बचाओ बचाओ। तो कथा है, कथा में तो ये नहीं देखना चाहिए कैसे कोई घटना घटी, क्या घटना घटी ये देखना चाहिए, कोई तर्क नहीं। कथा में आप अगर इस तरह के प्रश्न करेंगे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और उन्होंने पूरी लंका जला दी ना, पर उनकी पूंछ नहीं जली, ये कैसे हो सकता है? किसको बताइए क्यों नहीं जली भाई? कहने कि ये सही प्रश्न नहीं है। तो अब कैसे गुरु ने सुन लिया और कैसे गुरु आ गए, इसलिए ये प्रश्न आप ना कीजिए कैसे गुरु। कथा है, कहानी में झूठ होता है, झूठ नहीं बोलेंगे कहानी में तो आप सच नहीं कर पाएंगे। कहानी में झूठ जो है वो सच का छिलका है,
आप आलू खाते हैं तो वैसे छिलका के साथ खाते हैं क्या? छिलका उतार देते हैं। जब भी कोई कहानी पढ़िए उसका छिलका उतार करके जो अंदर का सच है वो देखना चाहिए। तो ये है गुरु मानते हैं वो गोवर्धन दास बोला व्याख्यान हुआ क्या होगा? अरे देखो आप कुछ नहीं किया, हमको फांसी पे चढ़ा रहे हैं। आदेश देखो समझ गए गोवर्धन साहब, गुरु समझ गए। जाकर गोवर्धन के कान में कुछ बोलते हैं, मंत्र देते हैं। तो गोवर्धन उछलने लगा, हाँ मुझे फांसी पे चढ़ाओ, मुझे फांसी पे चढ़ाओ। तो अभी तक जो मना कर रहा था, झटला रहा था, वैसे बोल रहा है मुझे फांसी पे चढ़ाओ। क्या बात है, क्या बात है? तो गुरु कहा कि मुहूर्त ऐसा है किस समय जो फांसी पे चढ़ेगा और सीधे स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग के सारे सुख का उपभोग करेगा। अभी सुनना था कि राजा, उसके मंत्री, उसके तमाम हम फांसी पे चढ़ेंगे, हम फांसी पे चढ़ेंगे। राजा कहता है मेरे राजा रहते हुए तुम कैसे फांसी पे चढ़ सकते हैं? मैं फांसी पे चढ़। और राजा सूली पर चढ़ता है। ये राजा का सूली पे चढ़ना, अंग्रेजी राज्य के सूली पर चढ़ने का स्वप्न देखता है। राजा के सूली पर को चढ़ा देना अंग्रेज में। और पाठकों को स्वप्न दिखा रहे हैं कि भारत भी इसी तरह से एक दिन अंग्रेजी राज्य से मुक्त होगा, इस शासन से मुक्त होगा। और एक आखिरी इससे जुड़ी हुई बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वह है कि भारतेंदु ने एक और नाटक लिखा था, सत्य हरिश्चंद्र। नाटक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सत्य हरिश्चंद्र ने कहा तो आप जानते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम में भी एक शब्द है हरिश्चंद्र। तो सत्य हरिश्चंद्र नाटक लिखा भारतेंदु ने, और खूब मगन होकर के भारतेंदु ये नाटक स्वयं खेलते थे। स्वयं भारत सत्य हरिश्चंद्र बन करके, सत्यवादी जो हरिश्चंद्र थे, सत्य बोलते थे हमेशा। भारत भी हमेशा सत्य बोलता है, हरिश्चंद्र भी हमेशा सत्य बोलता है। और हरिश्चंद्र की कथा में हरिश्चंद्र की परिणति क्या हुई, नतीजा क्या हुआ उसका हरिश्चंद्र का? कि सत्य बोलते बोलते अंततः यहाँ पहुंच गए। जो कुछ था उनका, राज पाट, धन दौलत, बीवी बच्चे, सब उनकी दानशीलता और उनके सत्य बोलने के कारण सब उनका छीन लिया। कैसे छीन लिया? राजा छल से छीन लिया। इंद्र ने, देवताओं ने छल किया और सत्य हरिश्चंद्र का राजपाट छीन लिया। भारत उस नाटक के माध्यम से कहना चाहते कि भारत एक सत्यवादी देश है और इसका भी राजपाट अंग्रेजों ने छल से छीन लिया है। तो जिस तरह से अंततः सत्य हरिश्चंद्र ने, राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त कर लिया, उसी तरह भारत भी, सत्यवादी भारत भी एक दिन अपना खोया हुआ राजपाट प्राप्त कर लेगा। यहाँ भी एक राष्ट्रीय स्वप्न है, ये राष्ट्रीय जागरण है कि अंग्रेजों से मुक्त होने की आकांक्षा। सत्य हरिश्चंद्र में उसका जिक्र नहीं है, लेकिन अभिप्राय वही है। और अंधेर नगरी में उन्होंने स्पष्ट रूप से बात कह दी है कि राजा सूली पे चढ़ता है, मतलब एक दिन अंग्रेजी राज का अंत होना है। ये राष्ट्रीय जागरण है। तो ये जो अंधेर नगरी 1881 का लिखा हुआ है, तो आपने नवजागरण में देखा औपनिवेशिक आधुनिकता एक बात कहती है और राष्ट्रीयता एक दूसरी बात कहती है। तो किस तरह से नवजागरण का इस राष्ट्रीय जागरण से संबंध है? आधुनिकता का एक राष्ट्रीय चेहरा है, राष्ट्रीय स्वरूप है, और वो आधुनिकता ऐसी आधुनिकता होनी चाहिए जो लोभ और भोग पे आधारित नहीं है, जो आर्टिफिशियल डिजायर्स पे आधारित नहीं। वो आधुनिकता ऐसी होनी चाहिए जो लोकतंत्र को लेकर चले, जो मानवता को लेकर चले, जो आतताई अत्याचारी आधुनिकता न हो, अत्याचारी राष्ट्रीयता न हो, अत्याचारी लोकतंत्र न हो। एक ऐसे राज्य का स्वप्न भारतेंदु देख रहे थे और अंधेर नगरी में उन्होंने
इसको अपनी सीमा में मूर्ति किया। तो फिलहाल भारत में सर्वत्र उसका स्वागत हुआ था, पर उस समय तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी थी नहीं, तो कम्युनिस्ट नहीं थे। जैसे कि नहीं कह सकते कि प्रेमचंद कम्युनिस्ट है, पर प्रेमचंद देखते हैं कि मैं बोल्शेविक वसूलों का कार्य हूँ। प्रेमचंद ने समर्थन किया, महावीर के साथ द्विवेदी ने समर्थन किया, और भारत में जब नवजागरण चल रहा था तब वहां सोवियत काम किया। अब यह प्रश्न है कि असल उसका बड़ा सूक्ष्म स्तर पर पड़ा, क्योंकि पहली बार दुनिया में आम लोग, वंचित वर्ग, गरीबों के हाथ में, किसानों के हाथ में, मजदूरों के हाथ में सत्ता आई, ऐसा एक बोध पूरी दुनिया में जगा था। और उसने आम जनता की लड़ाई को बड़ा बल प्रदान किया था, स्वाधीनता की लड़ाई को बड़ा बल प्रदान किया था। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे ना, मॉडर्न काल का, आधुनिक काल का, तो उसमें भी उन्होंने जिक्र किया इसका कि अब जो गरीब हैं, वो पीड़ित हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, और पश्चिम में एक नई लहर दिखाई दे रही है। अब उन्होंने जो सोवियत क्रांति शब्द नहीं इस्तेमाल किया, नवजागरण का भी इस्तेमाल शब्द नहीं इस्तेमाल किया, पर उन्होंने दिखाया कि पश्चिम में व्यापक हलचल है, उथल पुथल है, और भारत उससे अप्रभावित नहीं रह सकता। तो ये जानते हैं कि रूस की चिट्ठी, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने रूस की यात्रा पर गए थे रविन्द्रनाथ ठाकुर, और वहां रूस का हाल देखा था, और रूस से कुछ चिट्ठियां लिखी थी उन्होंने। उन चिट्ठियों में बताया था कि यहाँ रूस के लोग कितने सुखी हैं, कैसे ज्यादा पढ़ लिखे नहीं है, सब कुछ बताया था। पर यह भी कहा था कि जो स्वतंत्रता का वहाँ बड़ी समस्या है, स्वतंत्रता की समस्या है, और यदि हम बांध के रखेंगे किसी चीज को, तो कभी भी वो चीज फट सकती है, वो चीज टूट सकती है। तो दिखा भी इतना बढ़ता गया रूस कि 1991 में सोवियत रूस जो है वो कई खंडों में बिखर गया। रास्ते देख रहे हैं, रूस यूक्रेन जो एक ही समय सोवियत रूस के दोनों हिस्से थे, वो रूस और यूक्रेन किस तरह परस्पर युद्ध में फंसे हुए हैं। इस महादेश के सोवियत, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उस रिपब्लिक के दो देश किस तरह युद्ध में फंसे हुए हैं। तो स्टालिन के बाद तो ये घटना अभी जो घटी है, तो इससे भी कुछ सीखना चाहिए। और छायावाद के बारे में मैं एक बात बताऊँ कि 1917 में सोवियत क्रांति हुई थी, और उस समय या उसके आसपास से छायावाद का आंदोलन शुरू हो गया। ऐसे समझिए चीज को कि जब यूरोप में रोमांटिसिज्म आता है, सेली किट्स वगैरह जो इंग्लिश रोमांटिसिज्म है, अंग्रेजी रोमांटिसिज्म है, तो वहाँ अंग्रेजी रोमांटिसिज्म की पृष्ठभूमि में या यूरोपीय रोमांटिसिज्म की पृष्ठभूमि में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, 1789 में जो रेवोल्यूशन आया फ्रेंच में, तो उसके 3 मुद्दे थे, और वे हमारे नवजागरण की भी प्रेरणाएं थी। तो 3 मुद्दे कौन से थे जानते हैं आप? फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मुद्दे कौन कौन से थे? 3 जो विषय थे कौन कौन से थे? मैंने कहा कि बताया था वैसे, बंधुत्व, स्वतंत्रता, और तीसरा समानता। समानता। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 मुख्य तत्व थे, 3 मुख्य प्रेरक तत्व थे, बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता। उसके बाद ही अंग्रेजी साहित्य में और अन्य यूरोपीय भाषाओं के साहित्य में उसके बाद ही रोमांटिसिज्म वहां आया।
चलो आज ही इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मैंने बताया था थोड़ी पहले कि रेनेसां और नेशनलिटी का या नेशनल अवेयरनेस का क्या संबंध है, आधुनिकता से क्या संबंध है, लोकतंत्र से क्या संबंध है, थोड़ा देखना चाहिए कि रोमांटिसिज्म से उसका क्या संबंध है, रेनेसां और रोमांटिसिज्म का क्या संबंध है। मैंने कहा भारत में जो भारतीय और द्विवेदी युग आया, उसके बाद छायावाद आया, तो इन तीनों के बीच क्या संबंध है। आमतौर पर जब हिंदी में छायावाद पढ़ाया जाता है तो एक पंक्ति आजकल पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती मुझे नहीं मालूम, लेकिन कभी बहुत पढ़ाई जाती थी कि छायावाद क्या है, तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आजकल पढ़ाया जाता है कि नहीं, ऐसे आज ही पढ़ाया जाता है। ये बहुत गलत धारणा है कि जब हम छायावाद पर चर्चा करते हैं तो द्विवेदी युग को खलनायक के रूप में दिखाते हैं कि द्विवेदी युग बहुत बुरा था और उसके प्रति विद्रोह के परिणाम स्वरूप छायावाद आया, जबकि ये बात नहीं है। इतिवृत्तात्मकता के प्रति ठीक है, दोनों की रचना शैली काव्य शैली अलग है। मैथिली गुप्त की काव्य शैली और प्रसाद की काव्य शैली में फर्क है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन छायावाद द्विवेदी युग का विद्रोह के प्रति विद्रोह नहीं कि हर युग की अपनी सीमा होती है, तो नवजागरण की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन यदि नवजागरण नहीं होता तो क्या छायावाद आता? तो मैं दो तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करके और इससे आपको अपनी पूरी साधनिक परंपरा को, आधुनिक साहित्य की परंपरा को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो उन कुछ बातों की तरफ इशारा मैं करके अपनी बात में करूँगा इसके बाद। एक तो ये है नंबर एक कि रोमांटिसिज्म कब आता है, छायावाद कब आता है, मैं कब प्रधान होता है। छायावाद में क्या है, अनुभूति और कल्पना की प्रधानता है ना, व्यक्ति की प्रधानता है ना, मैं की प्रधानता है ना। प्रसाद में व्यक्ति की प्रधानता, अनुभूति की प्रधानता दिखाई। अनुभूति की प्रधानता किसकी प्रधानता है? व्यक्ति की प्रधानता। अनुभूति जब भी होगी, इस बोतल को अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति जब भी होगी ये पूरा भीड़ को अनुभूति नहीं होगी। ये आप में से जितने व्यक्ति हैं उनको सबको अलग अलग अनुभूति होगी। अनुभूति का संबंध किससे है? व्यक्ति से, वैयक्तिकता से, इंडिविजुअलिटी से। इंडिविजुअलिटी कैसे पैदा होगी? मनुष्य के अंदर मैं कैसे पैदा होगा? हम की जगह मनुष्य का मैं कैसे पैदा होगा? वो पैदा नहीं होगा अगर समाज में गतिशीलता नहीं आएगी। समझते हैं? तो स्वच्छंदता वाले के लिए, रोमांटिसिज्म के लिए, छायावाद के लिए जरूरी कि समाज में गतिशीलता आए। समाज में गतिशीलता कब आएगी? सामाजिक गतिशीलता कब आएगी? जबकि सारे समुदाय मिलकर, जाति से ऊपर उठकर, धर्म से उठकर, प्रांतीयता से ऊपर उठकर समाज बनाएंगे, कॉमन प्लेस बनाएंगे, इंडियन सोसाइटी बनाएंगे, तब सामाजिक गतिशीलता है। अगर ये नहीं होता है, जितना कम होता है उतनी सामाजिक गतिशीलता कम होगी। सामाजिक गतिशीलता होगी तो समाज बनेगा। तो समाज कैसे बनेगा? व्यक्ति व्यक्ति के मेल से समाज बनेगा। समुदाय में हमेशा झुंड की प्रधानता होती है और समाज में हमेशा व्यक्ति की प्रधानता होती है। क्राउड में और सोसाइटी में क्या फर्क है? समाज में और झुंड में क्या फर्क है? झुंड में किसी आदमी की वैयक्तिकता का कोई महत्व नहीं है।
कोई महत्व नहीं, पर समाज में वैयक्तिकता का महत्व है। समाज में हर व्यक्ति के मैं का महत्व है। समाज में हर व्यक्ति के चॉइस का महत्व है। समाज में हर व्यक्ति को प्रेम करने का हक है। झुंड में हक नहीं है। झुंड और समाज में एक फर्क यह है, इसको बहुत मोटे ढंग से आप समझ सकते हैं। एक फर्क यह है कि झुंड में पहले माता पिता अपनी लड़की या अपने लड़के का रिश्ता बिना लड़के लड़की को आपस में मिलाए दिखाए तय कर देते थे। शादी तक नहीं देख पाते थे कि हमारा दूल्हा कौन है या हमारे दुल्हन कौन है। झुंड में सामंती व्यवस्था में घर में बच्चों के लिए जो कपड़े आते थे, तो लड़कों के लिए एक खाना अलग आ गया, लड़कियों के लिए एक खाना अलग आ गया, एक ही तरह का ड्रेस सब। आज कोई माता पिता अपने घर में है, एक जैसा कपड़ा ला के दे बच्चों को, बोलेगा हम ही दे देंगे, बोलेगा हम ही दे देंगे, मतलब अपने चॉइस से हम करेंगे। हमारी चॉइस है, हमारी टेस्ट, ये हमारा टेस्ट नहीं है, आपके खरीद के लाएगा, हम चलेंगे साथ चलेंगे। आज लड़की बोल सकती है माता पिता से कि नहीं हम लड़के को देखेंगे तब शादी करेंगे। आज 90% बोलते हैं कि देखेंगे तब शादी करेंगे, बोलते हैं कि देखेंगे तब शादी करेंगे। पहले कर सकते थे क्या? पहले नहीं कर सकते, झुंड में नहीं कर सकते, समूह में नहीं कर सकते, समुदाय में नहीं। समाज बना, सामाजिक गतिशीलता आई, आधुनिकता आई, तब मैं बना, व्यक्ति बना, व्यक्तिगत रुचि बनी, इंडिविजुअलिटी बना। तो ये जो है, तो रोमांटिसिज्म की जो सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है कि रोमांटिसिज्म ने मनुष्य के भीतर, आदमी के भीतर, हर स्त्री के भीतर, हर पुरुष के भीतर, हर जाति के आदमी के भीतर इंडिविजुअलिटी पैदा, बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए स्पेस बनाया। और ये सब नहीं होता अगर नवजागरण सामाजिक सुधार का काम करके समाज को आगे की तरफ नहीं ले जाता। ये नहीं, इसलिए दुनिया में हर जगह, किसी भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि रोमांटिसिज्म पहले आ गया और रेनेसां बाद में। दुनिया के हर समाज में और भारतीय समाज में भी पहले रेनेसां आया, पहले नवजागरण आया। नवजागरण के परिणाम स्वरूप समुदाय समाज में ढले, नवजागरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता आई, और सामाजिक गतिशीलता आई तो समाज में फिर हर आदमी के भीतर इंडिविजुअलिटी पैदा हुई, मैं पैदा हुआ, और सबकी अपनी अलग रुचि बनी, अपना टेस्ट बना, अपनी रुचि से खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे बोलेंगे रहेंगे, इस तरह की भावना। तो ये है संबंध रेनेसां का और रोमांटिसिज्म। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है और हमेशा ये प्रश्न उठता रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में निमाले को छोड़ दीजिए, निमाले को ज्योतिबा फुले की परंपरा में है। ज्योतिबा फुले ने बात कही थी कि अंग्रेजों के आने से हमारे मालिक थे, अपने संपन्न थे। फुले बड़े संपन्न व्यक्ति थे। वो अंग्रेजी राज में अपने इलाके में कमिश्नर वगैरह भी थे, किसी ऊंचे अंग्रेजी पद पर भी थे। तो अंग्रेजी राज का समर्थन करते थे और कहते थे कि उनके आने से जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या दलित लोग हैं, उनको शिक्षा मिली है, उनको सुविधाएं मिली हैं, उनको अवसर मिले हैं। और ये देखा भी सकता है कि ईसाइयत का प्रचार भी इसी माध्यम से होता रहा है, और उस प्रचार के साथ प्रचार करने वाले उनको सहयोग भी करते रहे हैं, शिक्षा के मामले में, आर्थिक संसाधनों के मामले में सहयोग भी करते रहे हैं। तो ये सही है कि अंग्रेजी राज की वजह से दलितों को शिक्षा के अवसर मिले हैं, पर ये समझने की जरूरत है कि शिक्षा के इन अवसरों ने
दलितों को कितना मुक्त किया, तो मुक्त 47 तक उनको मुक्त हो जाना चाहिए था। 47 तक तो सामाजिक अत्याचार जो दलितों को होते रहे खत्म हो जाने चाहिए थे, वो तो नहीं हुए, आज भी नहीं हुए, आज तक हो रहे हैं। और केवल एक प्रतीक हो गया। अब एक किसी दलित को राष्ट्रपति बना दो तो दलित खुश, एक किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बना दो तो आदिवासी खुश। अब क्या चाहिए, बस राष्ट्रपति बना दिया, बाकी तुम आप बजा के रोसे रहो। टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तुम्हारी छटाई होगी, हम क्या करेंगे? तुम्हारा आदमी तो राष्ट्रपति बना दिया, अब क्या चाहिए तुमको? खुश रहो उससे, राम भजो। कहने का मतलब कि दलितों की मुक्ति के लिए अंग्रेजी राज अपने आप में कोई समाधान नहीं था, एक बात। दूसरी बात कि फुले ने अंग्रेजी राज का समर्थन किया। वे अंग्रेजी राज में एक उच्च पदस्थ कार्मिक थे, उच्च पदस्थ अधिकारी थे, सब किया। पर उन्होंने अंग्रेजी राज से जगह जगह असंतोष भी व्यक्त किया। मैंने क्या बताया था कि उन्होंने किसानों का कोड़ा लिखा, इसमें उन्होंने किसानों पर अत्याचार की चर्चा की। मैंने कहने का अर्थ कि फुले भी सबसे बड़े दलित के नाम तो फुले ही हैं। सबसे पहले तो वही हुए थे। भारत के दलित आंदोलन के इतिहास में पहला नाम तो ज्योतिबा फुले का ही है। उसके बाद आता है रामस्वामी नायकर या छत्रपति साहू या उसके बाद आते हैं। तो फुले ने दलित की कैटेगरी से बाहर निकल करके किसान का कोड़ा क्यों दिखा? किसान की कैटेगरी में क्यों गए? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि दलित की कैटेगरी से हम अपने उन विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं जिन विचारों को हम किसान की कैटेगरी चुनकर के व्यक्त कर सकते हैं। तो अलग कैटेगरी की जरूरत महसूस हुई उनको, किसानों को क्यों हुई? और ऐसा निभाले को क्यों नहीं होता? ये प्रश्न है कि वो लोगों ने अपनी दलित चेतना का अतिक्रमण किया। सत्यशोधक मंडल बनाया, सत्यशोधक समाज बनाया उन्होंने। धर्म पर वो भी चलते थे, बुद्ध को मानते थे फुले। सत्यशोधक समाज बनाया था, जैसे कि हम नारायण गुरु ने बनाया था। नारायण परिपालन नारायण गुरु ने बनाया था। कहने का ये है कि ठीक है, ये एक अच्छा प्रश्न है और इस पर चर्चा हम लोग आगे कभी करेंगे, जो उपन्यास वगैरह चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया कि नवजागरण का आधुनिकता से क्या संबंध है, नवजागरण का राष्ट्रीयता के विकास से क्या संबंध है, नवजागरण का मानवता के विकास से क्या संबंध है, लोकतंत्र के विकास से क्या संबंध है। उसी तरह से ये देखने की जरूरत है कि नवजागरण के जो सुधार आंदोलन है, जो रिफॉर्म मूवमेंट है, जो बुद्धिवाद है, जो राष्ट्र है, नेशन, जिसे आप नई भाषा में कहते हैं केंद्र और हाशिया या केंद्र और परिधि, या नेशन एक सबाल्टर्न कहते हैं ना, नेशन एक सबाल्टर्न, वंचित वर्ग, सबाल्टर्न वंचित। तो बाकी चर्चा करेंगे कि नवजागरण के दिनों में सुधार बातें का दलित से क्या संबंध है, स्त्री से क्या संबंध है, आदिवासियों से क्या संबंध है, वो भी एक मुद्दा है। नेशन और पेराफेरी, जो सेंटर एंड पेराफेरी, केंद्र और परिधि, राष्ट्र और हाशिया, इनके बीच क्या संबंध है? तो वो संबंध है, सुधार का संबंध था। और
अगर बुद्धिवाद नहीं आया होता तो क्या दलित आंदोलन इतना तीव्र होता? बुद्धिवाद नहीं आया होता। ये ठीक है कि नवजागरण के बाद जो स्त्रियां हैं, नवजागरण के समय में जो दलित हैं, नवजागरण ने अगर हम फुले को छोड़ दें तो फुले का प्रभाव महाराष्ट्र तक था। उसमें तो हिंदी क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में कोई फुले जैसी कोई चीज ही नहीं थी। अम्बेडकर भी नहीं थे हिंदी साहित्य जगत में। तो ब्रिटेन में तो गांधी ने हजन को लेकर काम किया, बाद में काशीराम मायावती वगैरह आए तो उसने दलित आंदोलन शुरू किया। उसकी वजह से कुछ नहीं था। देश विलंबित, हिंदी क्षेत्र में दलित आंदोलन एक विलंबित आंदोलन है, बिलेटेड मूवमेंट है, बाद में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में पहले शुरू हो गया, तमिलनाडु में पहले शुरू हो गया, पर हिंदी में, हिंदी साहित्य में और हिंदी समाज में, हिंदी जगत में देर से शुरू हुआ, रिलेटेड था। तो वो क्या संबंध है? तो वो एक प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रवाद ने दलितों को और स्त्रियों को, कि दलितों और स्त्रियों के लिए, इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि क्या दलितों और स्त्रियों के लिए राष्ट्रवाद एक वेटिंग रूम की तरह है? आप प्रश्न समझ रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद में बैठे हुए हैं, हमारी भलाई के बारे में सब लोग थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, गांधी जी भी सोच रहे हैं, राममोहन राय सोच रहे हैं, उसके पहले विद्यासागर सोच रहे हैं। हमें अस्पृश्य से हरिजन बना दिया गांधी ने। अब थोड़ा न्याय करो, हमारी ट्रेन आएगी, इंतजार करो, वेटिंग रूम में बैठे हुए, स्त्रियां वेटिंग रूम में बैठी हुई हैं। जैसे अहिल्या पत्थर की तरह बैठी हुई है, राम जी आएंगे तो छुएंगे तो हमारा उद्धार होगा। तो क्या राष्ट्रवाद को मानना चाहिए कि दलितों और स्त्रियों के लिए एक वेटिंग रूम है, और जब दलित और स्त्री स्वयं बोलने लगे, जब सबाल्टर्न जिसे कहा जाता है बोलने लगे, तब उनकी स्वाधीनता की लड़ाई शुरू हुई। एक हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, दो बातें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि दलित बोल नहीं पाते, ये स्त्रियां बोल नहीं पाती यदि नवजागरण सामाजिक गतिशीलता पैदा नहीं करता। अगर हजारों की संख्या में ऐसे पुरुष नहीं पैदा करता नवजागरण, जिसके दिल में ये जज्बा हो या ये भावना हो कि स्त्रियों को भी समानाधिकार जरूरी है। भारतीय परिषद ने जो पत्रिका निकाली थी कवि वचन सुधा, उस कवि वचन सुधा में दो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको बता रहा हूं। 4 महीनों की हर पत्रिका में एक लोगो छपता है कि हमारा उद्देश्य है। तो उद्देश्य के रूप में भारतीय परिषद कवि वचन सुधा में जो 4 पंक्तियां लिखे थे, उनमें एक अर्धांश है, एक पदांश है, स्वत्व निज भारत गहे, भारत अपना स्वत्व ग्रहण करे। ये क्या है? ये राष्ट्रीय जागरण है, ठीक है? ये राष्ट्रीय जागरण है। और सिर्फ एक पंक्ति है, नर नारी सम होहि, पुरुष और स्त्री समान हो। माने इसका अर्थ है कि भारतीयों ने भारत के स्वत्व के भीतर, कि भारत का को स्वत्व भी ग्रहण करना है, और भारत का स्वत्व तब तक अधूरा है जब तक नर और नारी में समानता नहीं आती है, जब तक उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच भेदभाव नहीं खत्म होता है, तब तक मानना चाहिए कि भारत ने अपना स्वत्व ग्रहण नहीं किया। सर ने भी यही भूमिका निभाई, पीछे तक जाना और एकदम
नए तक आकर के मतलब वर्तमान समय के साथ उसको जोड़ करके बताना। आधुनिकता के 4 बिंदुओं से शुरू किया और उसके बाद बहुत कुछ यानी आर्टिफिशियल डिज़ायर और मार्केट बहुत कुछ से इसको जोड़ दिया। और मुझे मालूम है आप लोगों के चेहरे बिल्कुल जिज्ञासाओं से भरे हुए हैं। कुछ लोग हाथ भी उठा रहे हैं कि हमें भी कुछ पूछना है, लेकिन समय की सीमा के कारण यहाँ पर हमें कार्यक्रम के इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करना पड़ रहा है। कार्यक्रम की सार्थकता और वक्तव्य की सार्थकता इसी में है कि मतलब इच्छा बनी रहे। हम लोग केरलवासी यही कहते हैं कि पेट में 2 जून की जगह जब शेष रहती है तो जीवन के प्रति आस्था और भोजन के प्रति इच्छा बनी रहती है। तो ये इच्छा बहुत तीव्र रूप से सबके चेहरों पर दिखाई दे रही है। यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है और यही इस वक्तव्य की सार्थकता है कि जिज्ञासाएं बहुत पैदा हो रही हैं। अभी समय है, सर हमारे साथ 30 तारीख तक हैं। आप लोग सभा में या सभा के बाहर भी सर से अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इसका समय मिलेगा आपको और इसलिए तब आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान इन दिनों में या बाहर या भीतर कहीं भी कीजिए। फिलहाल हमें इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करना है और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं विभाग के शोधार्थी शरद कुमार को आमंत्रित करती हूँ। आज के कार्यक्रम की सार्थकता मुझसे पहले शांति में बता चुकी है, तो मैं कार्यक्रम की सार्थकता और उसकी उपयोगिता पर मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए आगे आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से जो अभी चर्चा हो रही थी उसमें अंतिम जो सवाल आए थे वहाँ से, तो उस पर मैं थोड़े से अपने पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगा। जब हम देखते हैं कि सोवियत क्रांति 1917 में होती है, तो उसके बाद भारत में एक नई तरीके की जो सामाजिक क्रांति, एक सामाजिक विचारधारा की जो उदय होता है। इससे पहले कि जितने भी हम लोग क्रांतिकारी सुधार जो कार्यक्रम देखते हैं वो एक तबके तक था, जिस पर सर ने कल विचार किया था। सर ने बताया था कि वो एक खास परिवेश में हो रहा था। लेकिन 1917 के बाद और हम कहें भारत में 20 के बाद एक नई तरीके की चेतना जागृत होती है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर और उनके ही जैसे बहुत सारे साथी एक क्रांतिकारी भूमिका में सामने आते हैं। वह 1917 के सोवियत क्रांति का ही परिणाम है कि एक युवा वर्ग जो लगभग 20 से 25 वर्ष की जो आयु थी, वह उस समय के सबसे क्रांतिकारी और सबसे प्रभावशाली वर्ग के रूप में सामने आता है। इसके उदाहरण के रूप में हम भगत सिंह को देख सकते हैं। भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे कम उम्र के सबसे बेहतरीन चिंतकों में से एक है। आप उनकी रचनाओं को पढ़िए, उनके लेख पढ़िए। उन्होंने बहुत छोटे छोटे लेख लिखे हैं। मैं उदाहरण स्वरूप उनके 2 लेखों का नाम उल्लेख कर सकता हूँ। पहला है बम का दर्शन और उसके साथ ही मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये आकार में बहुत छोटे लेख हैं, लेकिन इनकी जो फलक है वो बहुत विस्तृत है। अगर किसी के मन में सवाल हो कि वो नास्तिक क्यों है या क्यों नास्तिकता को अपनाना चाहिए, नास्तिकता होती क्या है, तो आप उन 3-4 पन्नों का जो लेख है वहां से समझ सकते हैं। और इसके जो व्यापक प्रभाव हैं वो हम आगे के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में देख सकते हैं, जहां पर किसानों, मजदूरों और स्त्रियों की जो सहभागिता है वो सामने आती है। फिर चाहे वो गांधी के जितने भी आंदोलन रहे हों या भारत छोड़ो आंदोलन तक में, तो ये एक नया प्रश्न वहां से सामने आता है। तो बस मैं इतना ही ऐड करना चाहूँगा। इसके बाद मैं कार्यक्रम के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज के मुख्य वक्ता संतनाथ जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इतने मतलब गंभीर विषय, क्योंकि आंदोलन जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके थे कि नवजागरण को लेकर अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग बने हुए हैं। हम उसको एक फ्रेम में नहीं देख सकते। अभी भी उसकी एक सुचिंतित हमारे पास ऐसी कोई व्याख्या नहीं है कि नवजागरण किसको कहा जाए। नवजागरण अभी भी सतत रूप से चर्चा का विषय है और विवाद का विषय है, जो कि हम लोग लगातार देख रहे हैं। हमारे पास सवाल आ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं और अपने अपने विचार भी रख रहे हैं।
मैं सबको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की मंच की सहभागी प्रोफेसर शांति नायक जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया, कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने कार्यक्रम के समापन में और संक्षिप्त रूप से जो प्रस्तुति की उसके लिए धन्यवाद। मैं सभागार में उपस्थित हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के सी दत्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ हैं और उन्होंने अपने उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। इसके साथ ही मैं सभागार में उपस्थित अध्यापक, हमारे विभाग से, विभाग के बाहर और दूसरे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से आए सभी अध्यापकों का आभार व्यक्त करता हूँ। किसी कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो सबसे सार्थक कड़ी होती है, वो होती है उस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों की उपस्थिति। मैं यहाँ पर उपस्थित विभाग के शोधार्थी, विद्यार्थी और विभाग से बाहर से आए विद्यार्थियों और शोधार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ मीडिया सेंटर से जुड़े हमारे साथी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पूरे समय हमारे साथ जुड़कर कार्यक्रम को एक विस्तृत झलक दिया है और उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराने में भी भूमिका निभाई। इसके साथ ही कार्यक्रम से जुड़े प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े मैं उन सभी साथियों और सभी सहयोगियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में अपनी भूमिका निभाई। मैं पुनः एक बार मन से सबका धन्यवाद करता हूँ।